गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आईसीआर से रिलेटेड जो भी एक्सटेंशन सिस्टम है इंडिया में उनके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। आज की क्लास में भी हम एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया को ही कवर करेंगे, जिसमें आईसीआर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन सब के द्वारा जो चालू किए गए प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले है कि फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन होता क्या है। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन क्या होता है? ये फील्ड के डेमोस्ट्रेशन होते हैं। फील्ड में डेमोस्ट्रेशन मतलब प्रयोग करके देखा जाता है। ये जैसे इस फोटो में किया जा रहा है, साइंटिस्ट के द्वारा फील्ड में प्रयोग को करके देखा जा रहा है। फार्मर्स के, किसानों के जो भी खेत हैं उन पर जाकर किसी भी प्रयोग को लोगों तक पहुंचाने से पहले साइंटिस्ट के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते टाइम उस प्रयोग को, जो भी डेमोस्ट्रेशंस हैं उनको जो करके देखा जाता है, उसके लिए क्या होता है, साइंटिस्ट की सुपरवाइजन के अंडर, मतलब जो वैज्ञानिक हैं उनके सुपरवाइजन के अंदर इन प्रदर्शनों को, प्रयोगों को करके देखा जाता है, ताकि फार्मर्स की तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाने से पहले उसको अच्छे से टेस्ट किया जा सके कि वो टेक्नोलॉजी उस लोकेशन में या उस जगह पर वो फिजिबल है या नहीं है। इसमें यही दिया गया है। इनको फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेट की जाती है साइंटिस्ट के द्वारा। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन है, मतलब सबसे पहले जो डेमोस्ट्रेशन करके देखते हैं वो साइंटिस्ट करके देखे, इसलिए इनको फ्रंट, सबसे आगे, इसलिए इनको फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन कहा जाता है, ताकि कोई भी एक्सटेंशन सिस्टम में पहुंचाने से पहले या स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने से पहले, लोगों तक पहुँचाने से पहले उसको टेस्ट किया जा सके। इसका मेन जो मोटो होता है, सीइंग इज बिलीविंग, मतलब अगर कोई चीज़ रिजल्ट दे रही है तो देखकर लोग उससे ज़्यादा, लोग उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, देखकर उससे ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए सीइंग इज बिलीविंग, अगर कोई चीज़ देखेंगे तभी उस पर विश्वास करेंगे। इसके पीछे की जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, जब साइंटिस्ट सबसे पहले कोई चीज़ को प्रयोग करके देखता है, उन डेमोस्ट्रेशंस को क्या कहा जाता है? फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। अब है रोल क्या है फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन का। सबसे पहला है डेमोस्ट्रेट करते हैं, ये डेमोस्ट्रेट करते हैं न्यूली रिलीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो भी उत्पादन के लिए नई नई तकनीकें विकसित की गई है उनको क्या करते हैं? डेमोस्ट्रेशन, उनका प्रयोग करके देखते हैं फार्मर के फील्ड पे। फिर सेकंड है एक्सप्लॉइट देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। फार्मिंग सिस्टम में देखा जाता है कि उन जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उन जो नई तकनीकें हैं, उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी है, अधिकतम क्षमता कितनी है, उसका टेस्ट किया जाता है और उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट, मतलब उसका उपयोग किया जाता है। फिर है प्रिपेयर टेक्निकल लीडरशिप इन द विलेज। लोगों, गांवों में जाकर लोगों में टेक्निकल, मतलब उस तकनीकी से रिलेटेड, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लीडरशिप डेवलप की जाती है, ताकि एक दूसरे तक पहुंचाने में किसान सफल हो और एक दूसरे तक डिजायर, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी उन टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो आगे किसानों को भी सिखा सकें। ऑर्गेनाइज नीड बेस्ड ट्रेनिंग, मतलब जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, प्रॉब्लम जो भी समस्याएं आती है उस तकनीके से रिलेटेड, उनका जब पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद उस नीड के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के हिसाब से लोगों को क्या कराए जाते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो भी उनको ट्रेनिंग देगा उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, या जो भी एक्सटेंशनिस्ट हैं या फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन सबको क्या है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी तकनीकी में प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए डेवलप किए जाते हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, IVLP प्रोग्राम। IVLP इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ये प्रोग्राम 1995 में लॉन्च हुआ था ICR के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, मतलब टेक्नोलॉजी को रिफाइन करना है और उसको असेस करना है, मतलब रिफाइन, उसमें सुधार करके, उसका मूल्यांकन करके, किसके थ्रू? इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम के द्वारा। ये रिसेंट प्रोग्राम है ICR का,
जो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के लिए प्रचलित जितने भी ICR के प्रोग्राम्स हैं उसमें ये प्रोग्राम भी एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फार्म प्रोडक्शन सिस्टम में ली जाती है, उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, उन सभी प्रोसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसलिए IVLP एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, जनरेट करता है अलग अलग बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो भी फार्मर से रिलेटेड है, उनका सुधार किया जाता है, रिफाइन उनका सुधार किया जाता है और असेस किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। जितनी भी इनोवेशन, नए आइडियाज़ हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको रिफाइन और उनको असेस किया जाता है बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, उनके नॉलेजेबल एक्सपीरियंस के द्वारा उनको टेस्ट किया जाता है। ये तो हमने देख ही लिया कि 1995 में लॉन्च हुई थी। अब है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स में बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या करती है। IVLP प्रोग्राम में जो भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो भी टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशंस होते हैं नए नए, वो जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको लॉन्च किया जाता है, किस इम्फेसिस के साथ, किस पे जोर दिया जाता है, स्टेबिलिटी बनाए रखें और सस्टेनेबिलिटी बनाए रखें अलॉन्ग विद प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल फार्म प्रोडक्शन। मतलब जो छोटे फार्म पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ वो स्टेबल मतलब स्थिर भी रहनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी का और प्रोडक्टिविटी का। फिर है टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी तो बना के रखनी है, उत्पादकता बना के रखनी है, साथ साथ प्रॉफिट भी होना चाहिए। उत्पादकता के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए। प्रॉफिट कमाना है पर इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट के जितने भी मेजर्स हैं, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी तरीके हैं उनको अपनाते हुए आपको उत्पादकता और लाभ दोनों बढ़ाने हैं। अब है तीसरा, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, साथ में किसको बढ़ाना है, मार्केटेबल सरप्लस को। मार्केटेबल सरप्लस क्या होती है, जैसे किसान के पास जब खेती करता है, जो भी उसके पास प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन उसके पूरे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो भी खर्चा है उसको निकाल के वो तो पूरा करे ही करे, उसके बाद जो सरप्लस प्रोडक्शन मतलब उससे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो उसको क्या करता है, प्रॉफिट देता है, उसको लाभ देता है। तो वो जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस। उसको हम बाजार में बेचकर अच्छे से बेनिफिट कमा सकते हैं, तो वो भी होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्या होना चाहिए, मार्केटेबल सरप्लस भी होना चाहिए प्रोडक्शन सिस्टम में। अब है फैसिलिटेट करता है अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। जो भी हार्वेस्टिंग के बाद की जो भी टेक्नोलॉजी है उनको चुनने में मदद करता है, और जिससे कि आपके जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, या जो भी वेस्ट मटेरियल है उनका अच्छे से यूज हो सके, अधिकतम प्रयोग हम उनका कर सकें। अब है फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रिमूवल ऑफ डर्जरी। डर्जरी होता है जो भी लॉस होता है, जैसे फार्म वुमेन जब काम करती है तो काम करते करते कभी कभी थकान हो जाती है, या वो जो मशीनें यूज़ करते हैं उनको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं, तो इनके कारण जो ड्रजरी हो रही है उसको रिडक्शन करने में, उसको हटाने में, और एफिशिएंसी मतलब काम करने में कुशलता आए, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रिसोर्सेज उन्हें अवेलेबल कराएं ताकि उनको काम करने में कुशलता आए और हायर इनकम हो फार्म वुमेन की, और उनसे उनकी आय में भी वृद्धि हो। अब है मॉनिटर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। जो भी आपके नई टेक्नोलॉजी है उसका सोशल कल्चर पे और इकोनॉमिक पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे उन कंडीशंस का, उन टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी मॉनिटर करते रहना है साथ साथ। तो ये टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट IVLP प्रोग्राम के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया अभी। अब नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP, जिसका है कि लॉन्च किया गया ICR के द्वारा 1998 में विद द सपोर्ट ऑफ, मतलब इसको स्पॉन्सर किसने किया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था इसको, ताकि स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए और कॉम्प्लीमेंट सहारा दिया जा सके
किसको, एग्जिस्टिंग जितने भी वातावरण में रिसोर्सेज हैं फार्मिंग से रिलेटेड उनको और ऑगमेंट कर सके प्रोडक्शन को। NARS सिस्टम के द्वारा जो भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स यूज़ की गई हैं उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ किया जा सके, उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। द मेजर रोल ऑफ दिस कंपोनेंट इज, सबसे पहला है कि ये एक्सेलरेट करता है फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के फ्लो को इंक्रीज करता है। रिसर्चर से जाएगी एक्सटेंशन के पास और एक्सटेंशन से जाएगी फार्मर के पास, तो इस वाले लिंकेज को क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है। फिर है इम्प्रूव करता है डेसिमिनेशन ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक एंड सस्टेनेबिलिटी एनहेंसिंग टेक्नोलॉजी, मतलब सस्टेनेबिलिटी स्थिरता को बढ़ाए रखने के लिए, सामंजस्य को बिठाए रखने के लिए जो लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेसिमिनेट करता है, उनका प्रचार प्रसार करता है। थर्ड है डिसेंट्रलाइज टेक्निकल एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है उनको उनका डिसेंट्रलाइजेशन करता है, मतलब उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या छोटे लेवल तक भी पहुंचाने के लिए, ताकि सब तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच सके, डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा ये कार्य किया जाता है। फिर है क्रिएट एंड मोर इफेक्टिव एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबल पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम, जो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम है उसको एक तो फाइनेंशियली मतलब उसको वित्तीय रूप से सस्टेनेबल करना है और उसको इफेक्टिव बनाने का क्या करता है, ये प्रयास करता है। फिर है स्टेप अप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिनका ट्रांसफर जो है प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण के द्वारा ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, तो ये काम भी NATP के द्वारा किया जाता है। अब है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, मतलब ATIC, जो कि 1999 में लॉन्च हुआ था। द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल बनाने के लिए और इंटेंसिव इंटरेक्शन, आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए यह एटिक्स किए गए थे। किन के बीच में इंटरेक्शन, मतलब जो फार्मर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले लोग हैं और जो रिसर्चर्स हैं, उनके बीच के तालमेल को बढ़ाने के लिए और उनमें आपस में अच्छे से इंटरेक्शन हो सके, उसको करने के लिए एटिक की स्थापना 1999 में की गई। एटिक विल सर्व एज ए सिंगल विंडो सिस्टम, ये सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में काम करता है और इसका कार्य क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी है जैसे बीज देने हैं, खाद उर्वरक सब उनको प्रोवाइड करना है, वो इसी या कोई भी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको अगर सूचना भी देनी है तो ये एक सिंगल विंडो का काम करता है कि यहाँ जाकर फार्मर रिसर्चर से रिलेटेड जो भी नई टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया उससे रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसोर्सेज उनसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको खाद चाहिए, बीज चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी की वेराइटीज़ चाहिए, तो उन सब से रिलेटेड वो इसी जगह जाकर वहाँ से सब साधन उपलब्ध करा सकते हैं। ये बेनिफिशियल है किन के लिए, फार्मर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सच एज फार्मर एंटरप्रेन्योर, जो भी किसान एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं उनके लिए, जो एक्सटेंशन वर्कर है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जो डेवलपमेंट विकास करने वाली नई नई एजेंसीज हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो NGOs हैं उनके लिए, या जो भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस विंडो पे जाकर मिल जाता है। टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू देयर लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड हर जगह पे हर यूनिवर्सिटीज़ में एटिक होते हैं, तो वहाँ जाकर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, उनसे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं एक ही जगह जाकर। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिल्ड अप रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस अमंग फार्मर्स एंड टू स्ट्रेंथन लिंकेज बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड द फार्मर्स। इससे क्या होता है, फार्मर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें भी जानकारी मिल जाएगी तो हम भी अपनी खेती में आवश्यक सुधार कर पाएंगे, तो इससे फार्मर, रिसर्चर और फार्मर का क्या है, लिंक स्ट्रॉन्ग होता है।
सेकंड है टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड एडवाइजरी सर्विसेज, जैसे कि सोयल टेस्टिंग करनी हो, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, ये प्लांट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या सोयल में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो इन सब का क्या किया जाता है, इसमें डायग्नोज किया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी एडवाइजरी सर्विसेज हैं, जो भी सलाहें हैं, वो आपको ATK सिस्टम के द्वारा प्राप्त होती है। टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, मतलब ATK जो जगह है वहाँ जाकर आप सेल कर सकते हैं, वो लोग सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपको जितनी भी तकनीकी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है नई नई, उनसे रिलेटेड रिजल्ट क्या है रिसर्चर्स के, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको सीड्स प्रोवाइड करते हैं, बीज, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड मटेरियल, रिसोर्सेज, ब्रीड, फिश सीड्स, पोल्ट्री ट्रेन्स एंड प्रोसेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको आप इस सिंगल विंडो सिस्टम पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी थ्रू पब्लिश लिटरेचर्स एंड अदर कम्युनिकेशन मटेरियल, जितने भी लिटरेचर, जो भी साहित्य आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड छप चुका है, उनसे रिलेटेड कोई भी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी पब्लिकेशन मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड हो सकता है। जो भी कम्युनिकेशन के मटेरियल है वो भी आप यहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टू ओवरकम द टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन लॉस, जो भी टेक्नोलॉजी नई डेवलप हो रही है साइंटिस्ट के द्वारा, वो उस यूनिवर्सिटी में ही ना रह जाए, उस ARS स्टेशन पे ही ना रह जाए जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वो उसको ट्रांसफ़र भी करना है, फार्मर के पास उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी करना है। जो भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र होने में लॉस हो रहा है वो इस ATK सिस्टम के द्वारा, ATK के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर जो डेवलप किया गया है, उस सेंटर के द्वारा ये जो लॉस है उसको कम किया जा रहा है, उसको ओवरकम किया जा रहा है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा। इसका लॉन्चिंग ईयर है 2005-06। इसका जो मेन रोल है वो क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है REF, रिसर्च एक्सटेंशन और फार्मर लिंकेज, रिसर्च एक्सटेंशन और फार्मर लिंकेज, मतलब कि रिसर्चर जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो एक्सटेंशन एजेंसीज तक पहुंचाएगा, एक्सटेंशन सिस्टम तक पहुंचाएगा, और जो एक्सटेंशन के एजेंट्स है, जैसे KVK में जो भी एक्सटेंशन के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी हैं या विषय से भी रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो फार्मर्स तक पहुंचाएंगे उस टेक्नोलॉजी को। तो इस लिंक को क्या करता है, मजबूत करता है। सेकंड है प्रोवाइड करता है इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी अलग अलग एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है और उनकी एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है अलग अलग एजेंसी की, ताकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, उसको डेसिमिनेट करने में प्रॉब्लम ना आए। कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेसिमिनेट करनी है या फिर उससे नीचे के लेवल जो भी हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पे टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है, तो सब स्तर पे उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से पहुंचाया जा सके। इंक्रीज करती है क्वालिटी एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आप डेसिमिनेट करने वाले हो, प्रसारित करने वाले हो, उन टेक्नोलॉजी की क्वालिटी को इंक्रीज करती है और उन टेक्नोलॉजी के जो भी टाइप हैं उनको सुधार करती है। मूव टुवर्ड शेयर्ड ओनरशिप ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिस्टम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो होते हैं उनमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी उनकी आपस में ओनरशिप होती है वो आपस में उस ओनरशिप को बांट लेते हैं और वो टेक्नोलॉजी को डेसिमिनेट करने में रोल अदा करते हैं। फिर है डेवलप न्यू पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो भी पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम है वो प्राइवेट के साथ कभी कभी क्या करते हैं, पार्टनरशिप भी डेवलप कर देते हैं ताकि इफेक्टिवली कोई भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा सके। अब है NAIP नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, NAIP नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन। कोई भी इनोवेशन क्या होता है, न्यू आइडिया, कोई भी नया आइडिया है उसको डेसिमिनेट करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था 2006 में, इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक रोल क्या है, गिव द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड एक्सप्लिट डेवलपमेंट एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव,
थ्रू इनोवेशन मॉडल्स, मतलब जो भी नए नए इनोवेशन के नए आइडियाज़ के मॉडल बनाए जाते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको क्या करना है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिस्टम को नए नए इनोवेशंस के मॉडल प्रोवाइड करने हैं इसके थ्रू, ताकि नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके। इन अदर वर्ड्स, द एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम शुड बी एबल टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, मतलब जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके एग्रीकल्चर सिस्टम को एज ए बिजनेस वेंचर समझकर, कि ये भी एक बिजनेस का हिस्सा है, बिजनेस का काम है। एग्रीकल्चर को सिंपल एग्रीकल्चर ना समझकर उसको एज ए बिजनेस वेंचर समझकर उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि इससे सिक्योरिटी हो, लाइवलीहुड ऑफ रूरल इंडियन वाइल मेंटेनिंग द एक्सीलेंस इन साइंस, मतलब जो भी वैज्ञानिक पद्धतियों का सुधार हो रहा है वो भी हो सके और लोगों का, जो फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी बन सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर सके, ऐसा उनको सपोर्ट करना है, एज ए बिजनेस वेंचर उसको सपोर्ट करना है। मेक द NARS सिस्टम प्लूरिस्टिक। प्लूरिस्टिक क्या होता है, जो अलग अलग सिस्टम के रूप में काम करे, चाहे पब्लिक को अच्छा बनाना हो, चाहे प्राइवेट सिस्टम और सिविल सोसाइटी को अच्छा बनाना हो, हर जगह इसका महत्व होना चाहिए एग्रीकल्चर रिसर्च का। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्लूरिस्टिक सिस्टम रखे, सिविल हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इन सब को, सब सिस्टम में उसकी महत्वता होनी चाहिए। NARS सिस्टम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम को ऐसा सिस्टम बनने की ज़रूरत है जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और सिविल सोसाइटी सबको बेनिफिट हो। अब है वर्किंग इन वेल डिफाइंड पार्टनरशिप ग्रुप्स विद क्लियर कॉमन गोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेनिफिट, मतलब जो भी पार्टनर्स बने हैं उनकी आपस में जिम्मेदारियां जो है वो बटी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किसको किसको कौन कौन से रोल अदा करने हैं। तो ये जब पार्टनरशिप होते हैं, पार्टनरशिप को, ग्रुप को आपस के गोल, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो लाभ है उसको कैसे शेयर करना है, उन सब के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। फंडिंग थ्रू कंपटीशन, ताकि स्टेक होल्डर्स जो हैं वाइड चॉइस ऑफ एक्सीलेंस हो, मतलब जो भी नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको, उनके लिए बहुत सारी चॉइसेस हों, स्टेक होल्डर्स में आपस में कंपटीशन हो, उनकी फंडिंग भी उसके थ्रू होनी चाहिए। कि फंडिंग भी क्या है, जो भी पैसा वो उस पर लगा रहे हैं स्टेक होल्डर्स, उनमें आपस में कंपटीशन होना चाहिए, ताकि बहुत सारी जो भी एक्सीलेंट इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें भी कंपटीशन बढ़ सके। वर्क विद फोकस, फोकस से काम करना है, एक प्लान होना चाहिए फार्मर्स के पास और एक टाइम का पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि उसको पूरे टाइम में अच्छे रिजल्ट के साथ पूरा किया जा सके। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा कि फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा टार IVLP प्रोग्राम के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने NATP के नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की, फिर हमने आत्मा एटिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा, और फिर आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी क्या होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया, और लास्ट जो हमने पढ़ा नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे भी प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, उनके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।